बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और जिसे कहते हैं ना सीजन्स ग्रीटिंग्स। इसलिए कि मौसम की पहली बारिश जो है, सर्दियों की पहली बारिश आप सबको मुबारक हो, जहाँ जहाँ पे हुई है। जहाँ जहाँ पे हुई। आपको आज लाहौर हमारा कैसा लगा है? आज साफ सुथरा लग रहा है भाई। आज तो लाहौर भी वो जो एक धुंध, एक स्मोक की कैफियत थी, उसमें खासा फाका है। बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया। और मौसम जो है बहुत अच्छा है। सर्दी भी जो है बढ़ती जा रही है। अपना भी ख्याल रखें। और अब एक दूसरे को जो हम देख रहे थे ना कि वो स्वेटर निकाले तो मैं भी स्वेटर निकाल लूँ, वो जैकेट पहने तो मैं भी जैकेट पहनूँ, अब पहनना शुरू कर दे, नहीं तो सर्दी लग सकती है। नहीं, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। हम जैसे आज वो कह रहे थे कि जैकेटें पहन के फुल टाइम सर्दी को 2-4 महीने तो सर्दी होती है। अब बहुत कम होगी, बहुत कम टाइम रहेगा। अब देखिए ये नवंबर मिड में आ गया और ये पहली बारिश होने के बाद अब हम स्वेटरें और जैकेट्स की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर तो फुल टाइम सर्दी हुआ करती थी, फुल टाइम। और इस दफा ये कहा जा रहा है कि सर्दी कम दौरानिया ही सही, लेकिन बहुत सख्त सर्दी पड़ने वाली है, शदीद होगी। और जिसे कहा जा रहा था कि खुश्क सर्दी होगी, सो मैंने तो सुख का सांस लिया है जो बारिश हुई। जब जुम्मे वाले दिन यहाँ से निकले हैं और इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए हैं तो मतलब साथ ही हल्की हल्की बारिश ना, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करनी थी बारिश। वैसे भी जो मरकज में पहुंच जाता है ना, इस्लामाबाद की हदूद में पहुंच जाता है, उसकी हवा वैसी बड़ी जो अच्छी हो जाती है। नहीं, वो वहाँ की आबो हवा अच्छी है लाहौर वालों, मान लो इस चीज़ को। मानते हैं हम। आपने बहुत दरख्त ना लगा के बुरा हाल किया हुआ है, सो हमें दरख्त ज्यादा लगाने चाहिए। और अब हम चलेंगे टॉप स्टोरीज की जानिब। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का, तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 8 नशिस्तें जीतकर सरे फहरिस्त, तमाम 23 हल्कों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार 7, पीपल्स पार्टी 4 सीटें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून 2 और MWM की 1 सीट हासिल कर सकी। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां कब्ल अज़ वक्त दी जाएंगी या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। 24 घंटों में 32 अफराद जान की बाजी हार गए। 2443 नए केसेस भी रिपोर्ट। कश्मीर में ज्यादती का शिकार होने वाली 4 साली बच्ची अलीशा के जिस्म में इन्फेक्शन हो गया। एंटीबायोटिक से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल टीम बच्ची के जख्मों का आज दोबारा मुआयना करेंगे। तो जी जनाब, ये तो थी टॉप स्टोरीज। लेकिन हम जो है ना प्रोग्राम का आगाज करेंगे फराह भुट्टो खानदान में। कई बरसों के बाद ये खुशी की घड़ी आई। हाँ, और जो मुझे अच्छी बात लगी ना, अगर आपने वो कार्ड देखा हो जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है, उसमें इनविटेशन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की तरफ से लिखा है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इनवाइट्स, और फिर उन्होंने लिखा है टू द जो भी एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ बख्तावर। नीचे क्या लिखा है? डॉटर ऑफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद एक और अच्छी चीज़ लिखी है। उन्होंने कहा कि जी कि आपने SOPs का पूरा ख्याल रखना है। अगर आपने ये मंगनी की तकरीब में आना है, एक दिन पहले आपने अपना कोरोना टेस्ट करवाना है, टेस्ट करवा के रिपोर्ट भेजनी है, और फिर वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स नहीं लेके आने। एक तो चले सिक्योरिटी मामला हो सकता है, लेकिन मुझे दूसरा पता क्या लग रहा है कि जब लोग सेल्फी लेने लगते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे फोटोग्राफर्स मौजूद हैं वहाँ पर, बिलावल हाउस के फोटोग्राफर्स होंगे, वो तस्वीरें बनाएंगे और आपको देंगे भी। सो इसका मतलब है वो जो एक समाजी फासला है कि 6-7 फुट का फासला मेंटेन करना, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। क्या ही बहुत अच्छी बात है ये जो SOPs जारी किए गए। फिर उन्होंने कहा कि लेटेस्ट टेस्ट चाहिए कोरोना का, आपने जो कोरोना का टेस्ट करवाना है वो हमें रिपोर्ट भेजनी है ताकि आप कोरोना नेगेटिव हैं। ये सब इसलिए है ताकि हम सब जो है इस खुशी में शरीक हो सकें। ये एक बहुत अच्छा, जिसे कहना चाहिए ना, एक मिसाल तय की है, इस वक्त इस्टेब्लिश की है भुट्टो ख़ानदान ने, जिन्होंने कि अपनी सेरेमनी को मौसम के मुताबिक और जो पेंडेमिक है उसके मुताबिक कस्टमाइज़ किया। लेकिन अगैन मैं वापस आऊँगी इस बात पे, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि डॉटर ऑफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, इसलिए कि ये जो एक बाप का प्राइड होता है ना कि मेरी बेटी, औलाद पे बाप अपना प्राइड नहीं गिव अवे करता, तो उन्होंने जिस तरह से बीबी को याद रखा, शरीक किया, ये एक कमाल बात। और अमेरिका में मुकीम हैं, ताजिर हैं यूनुस चौधरी, जिनके बेटे महमूद चौधरी से उनकी मंगनी तय पा गई है। हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा के लिए। और ये जो दावतनामा था, ये बेहतरीन दावतनामा इसलिए था कि दिखाया गया कि हम तकारीब कर सकते हैं, लेकिन
उसमें SOPs का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फरा, बड़ी जगह पर वो ये इंतज़ाम कर रहे हैं, बड़ी जगह पर कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी SOPs पर अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है, ये हमें इस इन्विटेशन से पता लगता है। करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और हमजा, काश के ये ख्याल जो है ना, ये हम जलसों में भी रखें। काश के ख्याल जो है ना, ये हम अपनी आम जिंदगी रखें, इसलिए कि ये सिर्फ एक इवेंट और शादी तो बहुत अच्छा है कि उसमें उन्होंने एक प्रोटोकॉल को, एक SOP को फॉलो किया है, लेकिन आम जिंदगी में यही हम सबकी गलती है ना। हम समझते हैं किसी जगह पे कर लिया और बाकी जगहों पे ना किया तो उससे फिर हमारा मकसद हल हो जाएगा, जबकि ये इस वक्त खौफनाक मर्ज है और वबा जो है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। अब बात कर लेते हैं कि काफ़ी जलसे किस वजह से हुए थे उस इलेक्शन की। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से आपको बताएं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 8 नशिस्तें जीत कर सरे फहरिस्त है। यानी गिलगित बल्तिस्तान ने अपनी रिवायत बरकरार रखी है कि जो हुकूमती पार्टी होती है वही वहाँ पर इक़्तिदार में आती है। 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई है, मुस्लिम लीग नून 2 और MQM 1 नशिस्त जीत सकी है। बिल्कुल ऐसे ही, और 24 में से ये 23 हल्कों में अवाम ने अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट डाले हैं। बुजुर्ग शहरी जो थे वो बड़ी तादाद में बाहर निकले और कौमी फ़र्ज उन्होंने अदा किया है। रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है, इतनी ज़्यादा ठंड थी फिर भी आप देखें कैसा जोशो खरोश था, अपना वोट डालने के लिए बाहर निकले लोग। और उसकी वजह ये कि यहाँ के जो लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो अपने हक़ के खुद इरादियत के लिए, अपने सूबाई जिसे कहना चाहिए तशख़्ख़ुस के लिए, और फिर उसके बाद अपनी हुकूमत के लिए बड़े जिसे कहना चाहिए एक्टिव भी हैं और वोकल भी हैं। वो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों। बहुत सारी मुश्किलात आई, सख्त सर्दी थी, बर्फबारी थी, बारिश थी, बहुत सारी जगह जो है वो रेड, उन्हें वो सिक्योरिटी अलर्ट था उनके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद अवाम का जोशो खरोश जितनी था। रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ। पोलिंग शुरू होने से कबल ही शहरियों की बड़ी तादाद वोट डालने के लिए पहुंच गई थी और लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। ये मेरा ख्याल है हम सब लोगों के लिए जो बाकी इलाकों में शहरों में होते हैं और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, एक मिसाल है। और अस्तौर में बर्फबारी हो रही थी और उसके बायस वोटर्स को मुश्किलात का भी बहुत सामना रहा और कई इलाकों में अमला भी टाइम पे नहीं पहुंच सका था कि बर्फबारी थी। इलेक्शन का अमल जो था वो पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 23 हल्कों में शहरियों ने वोट डाले। एक उम्मीदवार का इंतकाल हो गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार थे, जिसलिए एक हल्के में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का उन्होंने कहना था कि मुश्किल मौसमी हालात में अवाम बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए बाहर निकले, वो उनको सलाम पेश करती है। इसी तरह से हुआ कि कल हमने देखा और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टॉप पर नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी पीछे है। फरा, इधर हमें ये सर्दी लग रही है, उधर हम जाएं तो पता नहीं क्या हो। इतनी ज़्यादा ठंड थी, मैं जब देख रहा था तो मुझे हैरानी हो रही थी कि शायद हम लोग तो ऐसे सख्त मौसम में बाहर ही ना निकलेंगे, वो लोग वोट का हक इस्तेमाल करने वाले। लेकिन वहाँ के लोग जो है ना आदी हो गए हुए हैं इसके। और वो फिर इतनी दुश्वार गुजार रास्तों पे बर्फ से ढके हुए इलाकों में न सिर्फ रहते बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी जारी रखते हैं। हमारे राब्ता हमारे नुमाइंदे के साथ बहाल हुआ है। इमरान वसीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा क्या रहा इलेक्शन का माहौल, क्या गर्मा गर्मी रही इतनी शदीद सर्दी में? इलेक्शन का माहौल तो कल आप भी देखते रहे, लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले क्या सूरत हाल थी। यहाँ से में 4 हल्के हैं। इस करदू में मैंने ये देखा कि पोल के आखिरी रोज़ पहले तकरीबन असर के बाद जितना भी इस करदू का शहर है, यहाँ से बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, जो अपनी छोटे मोटे काम करते हैं या मुलाजमतें करते हैं, वो यहाँ से शहर से बाहर जाना शुरू हो गए, क्योंकि उनका वोट जो है वो करतूस के अतराफ़ के इलाकों में था, किसी और हल्कों में था। तो यहाँ लोग गाड़ियों से शहरों से निकलना शुरू हो गए ताकि अपना जो फ़र्ज़ है अपने हल्कों में जाके, जहाँ उनका वोट है वहाँ अपना जाकर वोट पोल कर सकें। फिर कल का दिन हमने देखा बड़ा जोशो खरोश था। 8 बजे पहले तो पोलिंग स्टाफ पहले ही एक रात पहले ही जो है वो जो DC ऑफिस था उनकी जानिब से उनके जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर पहुँचा दिया गया था कि आप रात भी यहाँ पर गुजारेंगे और सुबह 8 बजे आपके तमाम इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए। 8 बजे तमाम इंतजामात मुकम्मल थे और 8 बजे जब गेट खोल दिया गया पोलिंग स्टेशन का तो लोग पहले ही बाहर लाइनों में इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही गेट खुलेगा पोलिंग स्टेशन का वो अपना जाकर वोट पोल करेंगे। और कतारों में लंबी कतारें यहाँ पर वोटर्स की थी और ये सिर्फ जो जोश था, जो जज्बा था, सिर्फ जो मर्द हजरात हैं उनका नहीं था, नौजवानों का भी था। बुजुर्ग भी हमने देखे हैं, 70 साल से ज़्यादा भी देखे हैं, 80 साल के भी देखे हैं, जो लाठी के साथ, छड़ी के साथ आए थे, सहारा लेके उन्हें यहाँ पर लाया गया था और अपना वो वोट पोल कर रहे थे। यही हालात हमने जो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी देखे। वहाँ पर भी ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद रहीं, अपनी बारी का इंतज़ार करती रहीं। उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्हें वो घरों में नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन
कल का दिन गुजर गया, पोलिंग स्टेशन के बाद 5 बजे के बाद वोटों की गिनती भी होगी और रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं कि इस इलेक्शन के बाद गिलगित बिल्तिस्तान की आवाम ने किस सियासी जमात को अपना हुक्मरान जो है वो मुंतखब किया है। इमरान, बताइएगा आपके ख्याल में इस गैर मामूली जोशो खरोश की वजह क्या थी? लोगों ने क्या आपसे आपकी बातचीत हुई, वो क्यों इतने एक्साइटेड थे? क्यों उन्होंने मौसम की शिद्दत, सर्दी के बावजूद घरों से बाहर निकल के, जैसे आप बता रहे हैं, वोट में और अपनी जिसे कहते हैं हक का इस्तेमाल किया वोट देने का? तो ये भी कहते थे कि चूंकि पहली मरतबा जो नेशनल लीडरशिप है, जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, जिसमें मुस्लिम नवाज है, उनकी टॉप लिस्ट जो है वो पहली मरतबा गिलगित बिल्तिस्तान में आई है। उन्होंने अपने यहाँ पर कंपेन की है, यहाँ पर जलसे किए हैं, रैलियां निकाली हैं। इस तरह के लोगों का जोशो खरोश है वो दिन के बाद मगरिब तक तो रहता था, लेकिन मगरिब के वक्त जब सर्दी ज्यादा हो जाती थी तो फिर वो रैलियां, वो जलसे जुलूस नहीं होते थे, बल्कि फिर डोर टू डोर कैंपेन जो है वो शुरू कर दी जाती थी। तो इस तरह से ये जो नवंबर के माह में ये जो इलेक्शन आया, तो इस तरह से इसे डील किया गया है यहाँ के कैंडिडेट्स की जानिब से, यहाँ के वर्कर्स और आवाम की जानिब से। बिल्कुल ठीक है इमरान, आप हमें आगाह कर रहे थे गिलगित से, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने गहरी नज़र रखी है पूरे इलेक्शन के ऊपर। और आपका बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत था। मैं मुसलसल वो येलो रंग का दरख्त और उसके पीछे दूर नजर आते हुए साफ पहाड़ जो है, ये वो खूबसूरत नज़ारा है जो हमें पाकिस्तान में कम देखने को मिलता है, लेकिन हमारा ये नॉर्थ जो है गिलगित बल्तिस्तान इन हसीन नज़ारों से खूबसूरत से भरा हुआ है। एक अहम बात जो इमरान ने कही वो ये थी कि पहली बार शायद टॉप प्रायोरिटी थी जो लीडरान थे पार्टी के, उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान, इसलिए भी शायद टर्न आउट जो था वो ज़्यादा रहा था, और उसको प्रायोरिटी गिलगित बल्तिस्तान को हमें समझना भी चाहिए था। देर आयत दुरुस्त आयत। इस हवाले से अब मजीद बातचीत करते हैं। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल साहब हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त दिया। पहले तो बताइए, मुबारकबाद देंगे सबसे पहले तो आपको कि एक पुरअमन और मुनज़्ज़म इंतखाबात का इनेकाद हुआ, मौसम की शिद्दत और तमाम पेंडेमिक की सूरत हाल के बावजूद इंतहाई कामयाब रहा। कैसा रिस्पॉन्स और टर्न आउट रहा आपके ख्याल में आवाम की जानिब से, और कितना मुतमईन है आप इंतखाबी अमल की शफाफियत को लेकर? इंशाअल्लाह ताला आपने मुबारकबाद भी दी, मैं ये मुबारकबाद आपको दे दूं। आप लोगों के ताउन से आप लोग जागते रहे, आप लोग हमें प्राइज करते रहे, मुख्तलिफ स्टेशनों के रिजल्ट आपके जरिए हम सुनते रहे, तो मैं बड़ा मुतमईन हूँ। टर्नआउट भी हमारा बड़ा अच्छा रहा है, बावजूद इसके कि कोविड भी है, सर्दी भी है, और सबसे बड़ी जो खुशाइंद बात है वो हमारी फीमेल वोटर्स ने बड़े जोश खरोश से हिस्सा ले लिया। जी बिल्कुल ठीक। मीर अफजल साहब, ये बताइए कि हारने वाली जो पार्टी होती है उसको खासे खदशात होते हैं, एतराज़ात होते हैं, कोई एतराज़ात भी अभी तक कोई मौसूल हुए? कुछ लोग हैं उम्मीदवार जो एतराज़ कर रहे हो? नहीं, आज़ाद एतराज़ करने वाले तो मेरे ख्याल में डे वन से, जब से दुनिया पैदा हो गई आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, ये एतराज़ात तो होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन उनका अल्टरनेट मैकेनिज्म भी बनाया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, बहरहाल हैं एतराज़ात, 1 2 3 एक एतराज़ात बड़े सीरियस हैं, तो जिनका वक्त के साथ इंशाल्लाह एड्रेस हो जाएगा उनका भी। ये भी फरमाइएगा, फाफिन की एक रिपोर्ट आई थी इंतखाबात से पहले कि ख़वातीन वोटर्स जो हैं उनकी रेशो और उनकी तादाद में कमी आई है, लेकिन टर्न आउट में तो इस तरह का कोई चीज़ सामने नहीं आई। आपके ख्याल में ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो कम तादाद में इनरोल हुई या मुनासिब ही थी तादाद? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तो समझता हूँ, मैंने खुद टाउन एरिया में गिलगित खास में 4-5 जगहों का मैंने विजिट किया है, फीमेल मेल दोनों का। वहाँ मैंने देखा जितना जोश, जितना वलवला ख़वातीन वोटर्स में था, इतना मर्दों में इतना नहीं देखा मैंने। बिल्कुल ठीक है मीर अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान आला गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पे मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अमेरिका के इंतखाबात जो हैं वो भी कंट्रोवर्शियल हो गए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जो हैं तमाम नामसाइद हालात, जिसमें पेंडेमिक है, सर्दी है, बहुत कामयाबी से उनका इनेकाद। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। फरा, अफसोसनाक एक खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हमारा दिल बड़ा दुखी है ये खबर आप तक पहुँचाते हुए। कश्मीर में ज्यादती का शिकार होने वाली 4 साला बच्ची अलीशा का हम जिक्र करते रहे आपसे। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज़ अतफ़ाल में वो ज़ेरे इलाज है और सरबरा जो हैं इस इदारे के डॉक्टर जमाल रज़ा, उनका कहना है कि बच्ची के जिस्म में इन्फेक्शन हो चुकी है।
और कितनी अफसोसनाक और तकलीफ बात है। ये इन्फेक्शन जो है इसे एंटीबायोटिक से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बच्ची की तबीयत में बेहतरी आ रही है, लेकिन मेडिकल टीम बच्ची के ज़ख्मों का आज दोबारा मुआयना करेगी। चंद रोज़ कबल नौकरी का झांसा देके कराची से कश्मीर ले जाकर खातून और उसकी 4 साल बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया गया था, जिसमें एक बड़ी एक अच्छी मिसाल भी हमारे सामने आई थी। वो ASI मोहम्मद बख्श थे जिन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बच्ची को बाज़ेयाब कराने के लिए अपनी बेटी और बीवी की मदद ली और मुलजिम को गिरफ्तार करके उसकी निशानदही पर बच्ची को बाज़ेयाब कराया गया। इस वक्त उस बच्ची की तबीयत कैसी है? डॉक्टर जमाल रज़ा साहब के सरबराह हैं कौमी इदारा बराए अमराज़ अतफ़ाल के, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कैसी तबीयत है अलीशा की और क्या पेचीदगी आ रही हैं इलाज में? जी तबीयत तो ठीक बेहतर है पहले से थोड़ी। अब ये है कि उसका ज़ाहिर है हम इलाज कर रहे हैं, काफ़ी इंजरीज वगैरह हैं, तो वो हम उसके लिए हमारे डॉक्टरों की टीम ने देखा है इनको। उन्होंने आज कल भी मुआयना किया और आज उसको जो भी उसकी लुकाफ्त हो रही है वो कर रहे हैं और एक्सप्लोरेशन होगी और फिर उसके जो वूंड है उसके हिसाब से मजीद उसकी ट्रीटमेंट का प्लान किया जाएगा। बिल्कुल सही। ये भी फरमाइएगा कि आमतौर पे ये बच्चे जो हैं फिजिकल इंजरी से तो रिकवर कर जाते हैं, पहले तो ये बताइएगा ये जो फिजिकल इंजरी है इससे रिकवरी में कितना टाइम लगेगा उसे और क्या चांसेस हैं? फिर जो उसके बाद सदमे की, खौफ की या एक कैफियत होती है वो नहीं जाती है, तो उससे निकालने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? इस बच्ची को क्या कोई काउंसलिंग भी दी जाएगी, कोई साइकोलॉजिकल हीलिंग के लिए भी इसकी एफर्ट की जा रही है? ज़ाहिर है उसको एक बड़ी शौक की कैफियत है, अभी उसको धीरे धीरे ही इस कैफियत से निकाला जाता है। हमारे पास उसके नफ्सियात के डॉक्टर हैं जो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और उन्होंने इब्तदाई उसे जो इंटरव्यू वगैरह है वो किए हैं, तो बाकी फिर वो वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है बेहतरी आएगी और उसका भी प्लान बना जाएगा तो उसको साइकोलॉजिकली जी ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, आप बतौर माहिर सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? कैसे काबू पाया जा सकता है ऐसे मामला पर? देखिए तो बड़ा पेचीदा मामला है क्योंकि ये जाहिर है इस तरह के लोग इस तरह के नफसियाती मरीज होते हैं तो उनको जाहिर है और कानून की गिरफ्त से ही वो कानून में आते हैं, तो कानून की गिरफ्त सख्त करने की जरूरत है कि ताकि और अगर उसके पीछे कोई मुहर्रिकात है या कोई गिरोह काम कर रहा है तो उनको पकड़ने की जरूरत है और इनको सजाएं इस किस्म की दी जाए कि जो लोगों को इससे खौफ हो कि भाई अगर कोई इस तरह का वाक़या में इन्वॉल्व होगा तो फिर उसको सजाएं दी जाएंगी। तो ये ही एक तरीका है जिससे इनको डिटर किया जा सके या रोका जा सके इस तरह के इक़दाम करने से। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। भाई ये बहुत अफसोसनाक है और ये बहुत बारबैरिक है, इसलिए कि एक छोटी मासूम बच्ची जो है वो भी दरिंदगी से महफूज है। और ये एक अलीशा नहीं है, ये पे दर पे बहुत सारी अलीशाएँ हैं। कभी उस अलीशा का नाम ज़ैनब हो जाता है, कभी उस अलीशा का नाम जो है वो कुछ और हो जाता है, लेकिन हम हर रोज़ इस तरह के वाक़यात देख रहे हैं और इनमें इजाफा भी देख रहे हैं। इजाफा होता जा रहा है। अब ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं इसलिए कुछ बात इन पर ज़्यादा की जा रही है और कई ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्या रवैये हमारे हो गए हैं पर इस हवाले से, और पता नहीं हम किस तरफ है। खौफ आता है जब आप इस तरह की कोई खबर सुन लेते हैं और आप परेशान खुद हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे माशरे के अंदर। अच्छा चलें, अब हमने आपको अपडेट किया इस सूरत हाल के बारे में। हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला अलीशा को सेहत याब करे, आमीन। एक जैसे कहना चाहिए ना, एक ज़रा रिफ्रेशिंग खबर की तरफ भी लेके चलते हैं। पेशावर जिसमें यूसुफ खान जिनको लोग दलीप कुमार के नाम से जानते हैं, उनके आबाई घर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहवील में लेकर उसे बहाल करने का ऐलान किया। बिल्कुल, और उसी इलाके में राज कपूर साहब की हवेली भी है और उसका भी ऐलान किया गया था कि उसको बहाल किया जाएगा। KP हुकूमत ने दोनों तारीखी घरों को कौमी वर्सा करार दिया था और इनकी फरोख्त पर तो पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उनकी हालत अभी तक बेहतर बनाने का काम रुका हुआ है। दोनों घरों के बारे में जानते हैं हमारे पेशावर के नुमाइंदे ज़ीशान काका खेल से। हाँ जी हमज़ा और फ़राह, बहुत शुक्रिया। आज हम आपको 2 तारीख़ी घर की सैर कराएंगे और आपको बताएंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि जो 100 साल से ज़्यादा तारीख़ी घर है और वो ऐसे घर है जो पूरे बरसग़ीर में उनका एक अपना नाम है, दिलीप कुमार और राज कपूर, जो न सिर्फ पाकिस्तान में जाने जाते हैं, वहाँ हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, बल्कि पूरे बरसग़ीर में उनका एक अलग मकाम है। इस वक्त मौजूद है राज कपूर हवेली में। इस हवेली पर जो है 1918 में काम शुरू हुआ
4 साल के मुसलसल काम के बाद 1922 में ये हवेली तामीर हुई। 1924 में यहाँ पर जो है राज कपूर पैदा हुए और उसके बाद जो है वो यहाँ पर रहे। वक्तन फ़वक्तन इस घर को मुख्तलिफ लोग ख़रीदते रहे और 1968 में इस घर को जो है एक आम शख्स ने ख़रीदा और उसके बाद जो है अब तक उसके पास ये घर है और ये उनकी मलकियत है। हुकूमत ने इसकी तारीख़ी अहमियत को देखते हुए फ़ैसला किया था कि इस घर को दोबारा तामीर किया जाए और 2012 में ये फ़ैसला हुआ कि इसको तारीख़ी वर्सा करार देकर जो है इस पर काम शुरू किया जाए। अब जो है हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इस पर काम शुरू होगा और उसके बाद खतीर रकम भी इसके लिए मुख्तस किया गया है और काम के बाद जो है इसको तारीख़ी वर्सा करार दे दिया गया है और तारीख़ी वर्सा करार देने के बाद इसको प्रिजर्व किया जाएगा, इसकी असर नौ बहाली की जाएगी और इसको एक म्यूज़ियम बनाकर सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है ज़ीशान, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। जो लोग यहाँ पे रहते रहे होंगे वो क्या कहते होंगे कि हम राज कपूर के घर में रह रहे हैं, हम ये वो घर है जहाँ पे दिलीप कुमार रहा करते थे। बिल्कुल ऐसी फरा, आप हॉस्टल में चले जाए ना, किसी हॉस्टल में, वहाँ पर कोई ऐसी पर्सनैलिटी उस कमरे में रही हो तो वो अलग ही बात होती है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब अपनी मादर इल्मी FC कॉलेज का दौरा किया तो वो उस कमरे में गए और उस बच्चे से मुलाकात की जो उस वक्त उनके हॉस्टल वाले रूम में रह रहा था। मैंने आपको बताया नहीं कि मियां दम में जब मैंने विजिट किया था तो मैंने क्वीन विक्टोरिया वाला जो रूम, जो कि अभी भी वहाँ पर आप भी जाएं तो आप भी उसमें रह सकते हैं और यू कैन फील लाइक कि वहाँ पर जब क्वीन विक्टोरिया रुकी होंगी तो क्या फील होगा, क्या एहसास होगा। सो बहुत सारी चीज़ों की एक आर्काइवल वैल्यू होती है, उनकी हिस्टोरिक वैल्यू होती है। ब्रेक के लिए हमें रुकना है और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। स्टे विद अस।